बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में जरा डिस्कस करते हैं वफाकी वुज़रा का। आज का दिन भी स्टेटमेंट्स का दिन रहा। इमरान खान साहब 9 में, जनरल फैज इन डेज टू कम क्या होने जा रहा है उसके ऊपर आज का दिन भी काफी डिस्कशन होती रही। दो कि जनरल फैज के केसेस पोस्ट रिटायरमेंट ज्यादा और एक टॉप सिटी वाला केस जिसके अंदर उनको सजा हुई है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर 9 मई के केसेस का अगर ट्रायल होता है जनरल फैज का, तो फिर क्या साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और रहनुमा इमरान खान साहब बाय नेम या और भी काफी सारे लोग जो हैं उनके ट्रायल भी होने जा रहे हैं? क्या मिलिट्री कोर्ट से भी सजाएं होने जा रही हैं? और इसके बाद रेमेडी क्या है जनरल फैज के पास? क्या क्या कर सकते हैं? अपील के एक्सेप्ट होने के कितने चांसेस हैं? सजा कहां पर काटेंगे? पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इस कल वाली सजा? क्योंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कल वाली सजा जो है, जो फैसला आया जनरल फैज के खिलाफ, पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या है, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कैसे असरअंदाज होगी, इसके ऊपर भी बात करते हैं। नाजरीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है शुमाइला राना साहिबा ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून की। उन्हीं से जानते हैं कि आज भी हमने देखा काफ़ी सारे वफाकी वुज़रा, जनरल फैज़ हमीद वाला ट्रायल, उनकी सज़ा, उसके ऊपर बात करते रहे। आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि PMLN के वुज़रा तो जोड़ रहे हैं 9 में, इमरान खान साहब, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी बात की जा रही है। ज़रा उस पर बात करते हैं। शुमाइला साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम, व्हाट्स बहुत कमिंग शुक्रिया। अवे? 9 मई के केसेस भी इमरान खान साहब की तरफ जा रहे हैं, जनरल फैज हमीद साहब के बाकी को केसेस और भी फर्दर इन डेज टू कम खुलने जा रहे हैं। व्हाट डू यू हैव ऑन दैट? देखिए, जो जनरल फैज की जो सजा है, जी उसने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि अब कोई भी बंदा जो है वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेगा। ये बहुत बड़ा रूल ऑफ लॉ के लिए जो है वो बहुत बड़ा दिन था, जी और जिसने ये साबित कर दिया कि अस्करी क़यादत जो है और जो पॉलिटिकल क़यादत है और तमाम जो लोग हैं, हम्म किसी भी शोबे से होंगे, उनको उनके जो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है, हम्म अगर वो की जाएगी, करप्शन में करप्ट प्रैक्टिस होगी, हम्म या कुछ इस तरह के अनासिर जो हैं, हम्म उनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। कोई भी अबव द लॉ नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो ये फैसला आया, इसने एक हमारे मौक़िफ़ को स्टैम्प किया है, जिसकी ये बड़ी अहमियत की बात अहमियत का हामिल है। हम्म कि ये आपको याद हो, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब कहते थे कि ये जो गठजोड़ है, जी और मरियम बीबी ने भी इस बारे में बहुत पहले ही इंकशाफ किया था। हम्म आज वो ही इंकशाफात के ऊपर वही चीज़ें जो हैं, वो जो माज़ी में इन्होंने की थी, और इन्होंने किस तरह एक वज़ीर-ए-आज़म का तख्ता उल्टा था, और किस तरह से इनका एक नेक्सस था पूरा उसके अंदर, सिस्टम के अंदर। हम्म तो वो उसको एक बेनकाब भी हुआ, और हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत भी मिली हम्म कि हम लोग, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जब ये कहती थी कि जनरल फैज़ और उनका जो गठजोड़ है, ये सब माशरे में इन्हीं को लाने वाले, तहरीक इंसाफ को लाने वाले, हम्म इनकी जो आबियारी करने वाले, और इनको जिसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ द वे प्रमोशन देना और हम्म आउट ऑफ द वे जाके फेवर देना, हम्म ये सारी चीज़ें जो थी, ये इसी गठजोड़ का हिस्सा रही हैं। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये मान पैदा होता है कि अभी तक की जो सजाएं हैं जो अभी रिसेंट आई हैं, सिर्फ एक टॉप सिटी केस के बाद सारी पोस्ट रिटायरमेंट केसेस या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, उसके ऊपर सारी सजाएं। ख्वाजा आसिफ साहब वाली मुलाकातें ऑन रिकॉर्ड हैं। ख्वाजा साहब हैज एडमिटेड ऑन टेलीविजन नॉट वंस बट मोर देन वंस। डोंट यू थिंक सो कि वो भी केसेस पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या वो पॉलिटिकल अटैचमेंट या कह लीजिए कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के केसेस बनते हैं वो भी? देखिए, वो आप अगर इस बात को इस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं हाँ। कि ख्वाजा आसिफ की मुलाकात के बाद शायद अगर ये हुआ है, तो ऐसा मुमकिन नहीं नहीं नहीं, है। मैं उस तरफ नहीं लेके जा रहा। नो 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 इनकी नो 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 नो, आप मेरा शायद सवाल जी, समझी नहीं है। ख्वाजा साहब ने जी। ऑन एयर एडमिट किया हुआ है कि जब 2019-20 के अंदर हमें ऑफर किया गया कि पहले पंजाब ले लें फिर विफाक ले लें, और वो तब नाम जनरल फैज का ही लेते थे कि जनरल फैज साहब ने ही ऑफर किया था। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो इवन एट दैट टाइम भी थी ना, क्या वो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के जुमरे में नहीं आएगा? अब मैं समझी हूँ आपका जी सवाल। जी। देखिए, बात ये है कि अगर Excuse me। उन्होंने ये बात कही थी, जी। तो उसको उन्होंने ऑफ़र की थी, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम्म हमने उनकी कोई भी ऐसी सर्विसेज़ जो हैं, जो कि आप बियॉन्ड द लिमिट्स जाकर आप किसी को फ़ायदा पहुँचाएँ, हम्म और जहाँ पे देयर इज़ नो फ्री लंच। हम्म अगर आपने अगर आपने किसी को फैसिलिटेट किया है, तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस तो होगा। हम्म तो पर्पस, अगर इमरान खान को फैसिलिटेशन मिली, हम्म इनको फैसिलिटेट किया गया,
सिस्टम ने इनको फैसिलिटेट किया, तो पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब हो गया। पाकिस्तान की जो इनका 3.5 साला जो 3 साला जो दौर है, उसमें आप बताएं कौन सी ऐसी दूध और शहद की नहरें थी, बल्कि पाकिस्तान का मयार जो है वो गिरा था, पाकिस्तान की मईशत गिरी जीडीपी थी। तो खैर बेहतर हुआ था, पाकिस्तान हमारी जीडीपी तो बेहतर हुआ था, उसकी ग्रोथ रेट बेहतर हुआ था, बट दैट्स नॉट अंडर डिस्कशन हियर अगर राइट नाउ। कुछ बेहतर हुआ था जी साकिब साहब, जी। अगर कुछ बेहतर हुआ था तो वो गोगी पिंकी का अकाउंट बेहतर हुआ था। नहीं, मैं शुमाइला साहब अगर कुछ पॉलिटिकल बात तो नहीं कर सकता, मैं तो नंबर्स की बात करूंगा ना, कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई थी तो तब नंबर क्या था, लेकिन दैट इज नॉट अंडर डिस्कशन है टुडे। आज सवाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हुए हैं कि जनाब जब आउस्ट हो रहे थे नवाब इमरान खान साहब के खिलाफ, वो नो कॉन्फिडेंस का वोट आ रहा था, तो उसके अंदर भी इन्वॉल्वमेंट थी जनरल फैज की। वो जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आप ही के साथ पीडीएम वन के सरबराह रहे में एट दैट टाइम, उनकी स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर। मैं सिर्फ वो पिक्चर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपकी बात को समझ गई हूँ। आप ये देखें कि अगर कोई शख्स जिसको आदत है जी मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की, वो चाहे हमारे हमें फैसिलिटेट करे या किसी को भी करे, जी। वो इदारा जो है वो हमें वो फैसिलिटेशन के लिए नहीं है कि किसी एक को टांग दो और नहीं, झूठे मेरा मुकदमात सवाल ये है कि बनवा दो। आपको भी फैसिलिटेट किया गया ना, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग हियर। नहीं, बिल्कुल भी हमने क्या फैसिलिटेशन ली है? हमारी क़यादत को जेलों में डाला, हमारे बेगुनाह मरियम नहीं, ये नवाज शरीफ मौलाना है फजलुर उस रहमान उनके साहब ऊपर वाली इल्जाम स्टेटमेंट तो लगाए। फैसिलिटेशन ही है ना। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली स्टेटमेंट को सीरियसली ले लिया जाए तो वो वो तो फिर उनका अपना फैसिलिटेशन। ज़ाती बयान है। वो देखिए, मौलाना साहब को शायद उन्होंने फैसिलिटेट किया होगा, क्योंकि मौलाना साहब भी धरने देते रहे हैं। उनकी फैसिलिटेशन शायद मौलाना साहब चलें, को मैं होती इसका होगी। एक और कॉन्टेक्स्ट लेकिन में सवाल हमें करता हूं, मैं यही लेकिन सवाल एक इसका और एक और कॉन्टेक्स्ट में करता हूं। नवाज शरीफ साहब जब बाहर जी। गए इलाज के लिए, जब वो बरतानिया गए, लंदन गए, तो आपके रहनुमाओं की बहुत सारों की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने नहीं भेजा था उनको, उनको जो भेजते हैं उन्होंने भेजा था। इज वाज दैट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी उसमें कुछ? देखिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जिस वक़्त बाहर भेजा गया था ना, आज मैं आपके सामने आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरी कौम को बताना चाहती हूँ जी कि मियाँ साहब को इन्होंने अंदर जो उनके साथ सलूक किया और जो उनके खाने में जो चीज़ें उनके ब्लड में शामिल हुईं, उसमें फिर इनको अपनी पड़ गई थी कि नवाज शरीफ को अगर कुछ हो गया, हमने किनको उनके प्लेटलेट्स किनको आपको पता है किनको? फौरी तौर पे ड्रॉप हो गए थे। और जब उन्होंने ये देखा कि नवाज शरीफ की हालत जो है वो खतरे में है उनकी कंडीशन, तो उन्होंने फौरी तौर पे शुमाइला फैसला साहब किया कि इनको किन्होंने बाहर भेज दें। किनको अपनी पड़ गई थी, किनको अपनी पड़ गई थी? गवर्नमेंट को पड़ी थी। इसका मतलब है नवाज कि शरीफ इमरान खान गवर्नमेंट साहब ने की भेजा था, कस्टडी पीटीए की गवर्नमेंट मियाँ उनको बाहर भेजा था। नहीं, नवाज शरीफ गवर्नमेंट की कस्टडी में थे, आर स्टडी में यू नहीं थे। सेइंग कि नवाज शरीफ साहब को बाहर इमरान खान साहब ने भेजा था, उनकी हुकूमत ने भेजा था? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, जब उनकी हुकूमत ने उनकी जान लेने की जब कोशिश की गई हम्म और उनकी तबीयत इस हद तक बिगड़ गई, हम्म उनके प्लेटलेट्स जो है वो कम हो गए और क्या हालात थे उनके, उसमें फिर उन्होंने ये फैसला किया कि अब ठीक चूँकि है मामला हमारे हाथों से निकल गया है, ठीक तो है अब हमें चाहिए कि हम इनको अभी बाहर भेज दें, और वो इलाज की मद में बाहर गए थे। ठीक है। इस तरह देखिए, यहाँ पे साकिब एक मिनट में बात जी करना प्लीज चाह रही प्लीज हूँ। प्लीज। देखें, इमरान खान साहब को जेल हुई, हम्म उनको उनको इस सिस्टम के कानून के तहत जेल हुई, हम्म सज़ा हुई, ठीक है? हम्म। नवाज़ शरीफ साहब ने और मरियम बीबी ने ये इंस्ट्रक्शन दी कि खान साहब को जेल में वो जो माँगते हैं हम्म सहूलत हम्म फराहम की जाए। हम्म। उनका कोई प्लेटलेट्स नीचे नहीं गिरा, उनका कोई बीपी लेवल नीचे नहीं आया, उनकी नहीं, कोई वो शुगर फिटनेस का लेवल नहीं फर्क भी तो बढ़ा। है, फिटनेस का फर्क भी हो सकता है ना, एक स्पोर्ट्समैन और एक काम में आपका और मेरे फिटनेस का एक लेवल का बहुत फर्क होता है। इसको कह सकते हैं, हाँ इसको देखिए, हाँ वो उनकी नानी का घर नहीं है, वो हाँ। अडयाला जेल है। ठीक है। उसमें वो एक्सरसाइज भी करते हैं, उसमें वो बीट रूट का जूस भी पीते हैं, हम्म उसमें वो अपनी हेल्दी खुराक भी ले रहे हैं, हम्म। देसी चिकन और जो भी मतलब उनको अपने खर्चे मतलब पे, उनकी जो अपने खर्चे पे, ख्वाहिश दे आर के पेइंग फॉर मुताबिक दैट, दे आर पेइंग फॉर दैट। अपनी ख्वा अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो जो ले रहे हैं, हाँ। वो उनको लेना चाहिए। ये हम्म मैं उनका राइट बनता है, मैं नहीं कह रही, हम्म। लेकिन आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने रखना अंदाज़ी नहीं डाली। नहीं, लेकिन मुलाकातों में तो हमने डाली ना आपने, हमने मुलाकातें कोई तो हद नहीं ना हो रही, नहीं रूटीन डाली। की मुलाकातें तो नहीं हो रही ना उनकी। उसकी और वजूहात हैं, चलो उसकी ठीक है, वजूहात उस और पर हैं। किसी दिन बाद में आप बात जब करेंगे, रियासत लेकिन के आज खिलाफ फोकस हो रहा है, ललकारेंगे आज तो शो का आपको फोकस थोड़ा सा और है, आपको उस पर किसी दिन बाद में बात कर आपको लेंगे। सिक्योरिटी थ्रेट जो है, आपको ठीक है, उस पर सिक्योरिटी बाद में थ्रेट बात कर लेंगे, डिटेल में बात कर लेंगे किसी दिन। ये फरमाइएगा कि जब ख्वाजा आसिफ साहब खुद से एक टेक्स्ट मैसेज का जिक्र करते हैं, जनरल बाजवा को मैंने किया जब इलेक्शन हारा था, या जो सियालकोट का इलेक्शन हो रहा था, वाज दैट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस? ये तो ख्वाजा आसिफ साहब भी बता सकते हैं।
मैं तो उनकी तर्जुमान नहीं हूँ आप और ना सियासी ही मुझे जमात की ऐसी तर्जुमान हैं, आप सियासी जमात को मुझे रिप्रेजेंट करती है, उसी सियासी मुझे जमात के वो मुझे इस वजीर है। बात की देखिए, मैं ये बात नहीं समझती मैं ये बात नहीं समझती कि उन्होंने कोई ऐसा एसएमएस जो है, अगर उन्होंने ये बात की है तो वो किसी और बात के तनाजुर में कही होगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई बात की है तो उसका कोई नहीं, वो किसी और तनाजुर तो मामले आपको के भी ऊपर पता है, बात मुझे की भी होगी। पता है, मुझे लेकिन इस चलें बात से ठीक है, मैं फेयर इनफ। बाखबर नहीं हूँ। अच्छा, लास्टली ये सिर्फ फरमा दें कि कोई भी पॉलिटिशियन हो, ऑपोजिशन में हो, जनरल फैज हो, जनरल बाजवा हो, उनसे मुलाकातें बनती हैं, जस्टिफाइड हैं? देखिए, मुलाकात जो है वो भी कोई किसी दूसरी जो है स्यारे की मखलूक नहीं है, हमारे पाकिस्तानी है हाँ, और एक सिस्टम का हिस्सा है। हाँ। मुलाकातों के ऊपर कोई कदर नहीं लगा सकता और ना ही लगानी चाहिए और मुलाकात से क्या, लेकिन अगर आप वो इंतशार उसके पीछे, एम्बिग्विटी उसके हम्म, पीछे, हम्म, बलवाराई हम्म, उसके पीछे, बेचैनी हम्म, और उसके पीछे सिस्टम को डिरेल करना हो, हम्म। अगर किसी ऑफिसर ने ये ठान ली है कि कुछ चंद ग्रोह, कुछ जजेस को मिला के साथ, मादरत के साथ और कुछ लोगों को मिला सिस्टम के को सिस्टम डिरेल को करना, डिरेल ये करना जुमला है। आपने याद रखना है, एट सम पॉइंट ये क्लिप आपका दोबारा निकलना है, सिस्टम को डिरेल करना। यार रिमेंबर दैट कि एट सम पॉइंट ये जुमला आपका दोबारा निकलना है, शिवाला तो जनरल फैज साहब। साहब ने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करके सिस्टम को डिरेल किया था ना। मैं तो आज भी अपने लफ्जों पे कायम वोट हूँ। ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रही है, मैं तो अपने लफ्जों पे अभी भी कायम हूँ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रही है। नहीं, मैं इसमें बात कर रही हूँ जो जिसकी सजा भुगत रहे हैं हम। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच हमारे साहब, थैंक यू वेरी मच बताएं। नाज़रीन, शुमाइला राना साहब हमारे साथ मौजूद थी। मतलब इन डेज टू कम काफ़ी हैपनिंग डेज मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ना काफ़ी वो जो सर्दी बढ़ेगी, लेकिन साथ पॉलिटिकल टेम्परेचर भी उसके साथ काफ़ी बढ़ेगा। लेट्स होप एंड प्रे कि जो भी हो वो आपके और मेरे मुल्क, आपके और मेरे लिए बेहतरी हो। हमारा मुद्दा सिर्फ पाकिस्तान, ये कौम, ये रियासत है। जो भी हो ऐसा कुछ हो कि फाइनली हम ट्रैक के ऊपर वापस आ जाएं, फाइनली ये मुल्क उस ट्रैक के ऊपर चढ़ जाए कि जहां मेरे बच्चे हैं उनका फ्यूचर सिक्योर हो, जहां मेरे नौजवान को पाकिस्तान छोड़ के मजदूरी ढूंढने बाहर ना जाना पड़े, जहां पर यहाँ पर भी इलाज की सहूलियात बहुत बेहतर हो, यहाँ के तालीमी इदारे भी बहुत बेहतर हो, नौकरी के लिए कोई ठुड्डे ना खाए 25 करोड़ में से। अल्लाह करे कि वैसे हालात वाक़यात पाकिस्तान के अंदर भी इंशाल्लाह आए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है इस मौजूदा सूरत हाल पे, उनसे भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे जनाब शफकत अब्बास अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शफकत अब्बास अवान साहब ने। उन्हीं से डिस्कस करते हैं कि ये जनरल फैज़ वाली सज़ा, उसके बाद चंद सतूर जो कल DGSPR की प्रेस रिलीज़ की थी, उनमें से वो सतूर के ऊपर कल की बहुत बहस की जा रही है। मुजरिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत के ज़रिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तियाल अंगेज़ी और अदम इस्तेकाम पैदा करना, इसके अलावा बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलविस होने के मामलात को अलहदा तौर पर निपटाया जा रहा है। मतलब कि केसेस अभी और भी हैं जो जनरल फैज़ की तरफ जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से, जब से कि मैटर जनरल फैज़ की सज़ा का सामने आया है, बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को क्यों टैग अलॉन्ग या डिस्कस किया जा रहा है। और आज भी तारिक फजल चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तमाम तर जो चीज़ें हैं वो डाइवर्ट करने की, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनरल फैज़ का एक गठजोड़ था। शफकत साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से सर, आप ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह का करम जी, आप सर, सुनाएं। 9 मई के वाकयात के साथ भी जनरल फैज़ की सहूलतकारी के इल्ज़ामात आ रहे हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे भी आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 में डायरेक्टली आप लोगों से पहले भी जोड़ा जाता है, बहुत सारे हज़ारों कारकुनान हैं जो आपके अकॉर्डिंग टू असद कैसर साहब गिरफ्तार हुए हैं पोस्ट 9 मई। सर, हाउ डू यू सी ऑल दिस, किस तरफ चीज़ें जा रही हैं? देखें जी, अभी तो जो उन पे और कोई चार्ज लगना है वो तो सामने नहीं आया। हम्म, वो चार्ज लगेगा तो हम बकायदा उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। हम्म, लेकिन एक चार्ज जी समझें, कल मौलाना फजल रहमान साहब ने लगा दिया है हम्म, कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी तो जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा साहब ने सारी पार्टीज को बुलाकर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, हम्म, इनको बुला के कहा था कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाना है और इमरान खान साहब को रिमूव करवाना है। तो मैं ये चाहूंगा, बल्कि यकीनन होगा भी सही, मैं तो नहीं समझ रहा कि उसमें नहीं होगा। जो चार्ज अब फैज हमीद साहब पे लगे उसमें ये चार्ज जरूर लगना चाहिए, क्योंकि इतनी क्रेडिबल एविडेंस आ गई है मौलाना फजल रहमान साहब की सूरत में। हम उसको झुठला नहीं सकते। वेरी मोस्ट क्रेडिबल पर्सन है वो, और उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये बात खुल के कही है हाँ, कि जी मेरी मौजूदगी में फलां फलां शख्स ने ये किया।
बिल्कुल ही पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्ट, और ये चार्ज उन पे एक तो आ गया है, बाकी भी जो आएंगे उस पे इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करेंगे। शफकत साहब, डू यू अग्री के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बनाने में और सारी सियासी इंजीनियरिंग के अंदर जनरल फैज का किरदार रहा है माजी के अंदर? जी मैं तो बिल्कुल नहीं समझता कि कोई ऐसा किरदार रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अवामी सपोर्ट से आई है, और एक 26 साल की लंबी स्ट्रगल है इमरान अहमद खान साहब की, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार मिला। पहले एक सीट जीती, फिर एक सूबे में मिला, और फिर जाके मरकज में हमने हुकूमत बनाई। मैं तो ऐसे किसी भी चीज को नहीं मानता कि हमें किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए लाया गया है। जो हटाया गया है उसकी एक ऐसी एविडेंस आप अप्रूवर समझें आप, क्योंकि वो उसमें शामिल थे मौलाना फजलुर रहमान साहब हटाने में, और उन्होंने बड़ा खुल के कह दिया कि जी हमने क्यों वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया, कामयाब कैसे हुआ, कौन कौन से अवामिल थे, कौन कौन से अशखास इन्वॉल्व थे, और उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक चार्ज लगा दिया है। तो अब जो ट्रायल होगा फैज हमीद साहब का, मेरे ख्याल में ये चार्ज उसमें शामिल होगा। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब भी माजी में अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हुए हैं कि बंदे इकट्ठे करने के लिए एजेंसी की मदद लेना है, ये कॉन्टेक्स्ट था उनका। तो जब आपके पार्टी के चेयरमैन, बानी चेयरमैन और साबिका वज़ीर आज़म खुद से एडमिट करते हैं, तो हाउ डू यू डिनाई दैट कि नहीं जी माजी में कोई मदद नहीं ली गई, या कोई बंदे शंदे जब भी कोई लेजिस्लेशन की जरूरत होती थी एमएनएस को इकट्ठा करने के लिए कोई मदद एजेंसी की नहीं ली जाती थी एट दैट टाइम? मैं इसमें देखें, बंदों को इकट्ठा करना और एक पॉलिटिकल प्रोसेस को चलाना वो एक अलहदा बात है। एक पॉलिटिकल प्रोसेस को डिसेबल करना वो बिल्कुल अलहदा प्रोसेस है। तो अगर इमरान खान की हुकूमत बनाने में शामिल हो तो भी जुर्म है, और अगर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में शामिल हो तो भी जुर्म है। ये दोनों चार्ज लगने चाहिए और इन चार्ज के बारे में डिसीजन होना चाहिए। शफकत साहब, यू जस्ट सेड दैट के बंदों को इकट्ठे करना, हुकूमत को चलाना एक डिफरेंट चीज है, हुकूमत को गिराना एक डिफरेंट चीज है। बट व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो ये एक ही चीज है कि एक बंदे का अगर काम नहीं था तो वो आपके कहने के ऊपर या आपके किसी सीनियर या जूनियर के कहने के ऊपर कुछ करता रहा तो वो गैर कानूनी है। कम से कम इस चीज के ऊपर तो हम इत्तफाक करते हैं ना कि खान साहब ने खुद से कहा हुआ है ये। सो इस चीज के ऊपर तो इत्तफाक करते हैं कि वो भी गैर कानूनी एक्शंस थे। बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं तो कहता हूं कि जरा बराबर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि खान साहब ने इससे आगे बढ़ के बहुत सारी बातें की हैं कि जो कुछ मैंने किया, एक्सटेंशन दी है, उसके बारे में उन्होंने माफी मांगी है कि मुझे वो भी नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब है कि बहुत सारे एक्शंस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब से नादिम है, दे रिग्रेट कि हमसे बहुत सारी गलतियां पॉलिटिकल हुई हैं एट दैट टाइम। जी जी, देखें क्यों नहीं गलतियां हुई हमसे, हमारी पहली हुकूमत थी और हमसे गलतियां हुई हैं और हमने उन गलतियों से सीखा है। और मैं दावत देता हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि आप चार दफा इस मुल्क पे हुकूमत कर चुके हैं और आप रिपीटेडली वही गलतियां कर रहे हैं जो हम एक दफा करके 3 साल की हुकूमत, और उस पर रिग्रेट भी है और उसकी माफी भी मांग चुके हैं। तो आप भी खुदारा इन गलतियों से बाज है, क्योंकि एक दफा तो गलती होती है और दूसरी दफा तो वो जुर्म है अगर आप उसको रिपीटेडली करें। तो 9 मई के ऊपर भी माफी नहीं मांगनी जी, 9 मई के ऊपर भी माफी नहीं मांगनी, 9 मई पे भी 9 मई पे जरूर माफी मांगनी चाहिए। जुडिशल कमीशन बने जो खान साहब का पहले दिन से मुतालबा है, और हमें गिल्ट करार दें, वी आर रेडी टू कन्फेस भी, और फिर उसके बाद माफी भी मांगेंगे। लेकिन एक ही मुतालबा रहा है हमारा पहले दिन से कि पे बनाएं आप जुडिशल कमीशन और हमें गिल्टी करार दिलवाएं और हम माफी मांगेंगे। मैं वकील हूं, मैंने ट्रायल किए हैं 9 मई के, तो मैं बड़े क्लोजली वॉच किया है इन केसेस को। तो इनमें जुडिशल कमीशन का बनना बहुत जरूरी है। खरल साहब, ऐसे ऐसे लोग सजा हो गए हैं। मैं उमर अयूब साहब की आपको मिसाल दूं, वो हरीपुर में थे, वो लाहौर में भी सजा हो गए, वो फैसलाबाद में भी हो गए, वो यहाँ सरगोदा में भी हो गए और वो पिंडी में भी हो जाएंगे। तो ऐसी ऐसी मिसालें हैं जो बिल्कुल नाकाबिले यकीन चीजें हैं। तो इसलिए जुडिशल कमीशन का बनना बहुत जरूरी था और हमने पहले दिन मुतालबा किया था। देखें, जज भी आपके, अदालत भी आपकी, गवाह भी आपके, वकील भी आपके, तो क्या डर था, क्यों नहीं बनाया गया जुडिशल कमीशन? व्हाट नेक्स्ट, यहाँ से वे आउट है क्या? मतलब अभी तो ये जो चीजें फनल हो रही है ना सारी, ये इमरान खान साहब और पीटीआई की तरफ जा रही हैं। जनरल फैज साहब की सजा भी, 9 मई के केसेस भी, ये बजाय लग रहा है कि सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जा रही हैं।
आप लोग ऑलरेडी ऑपोजिशन में हैं, आप लोग आए दिन कहते हैं कि जी हमारे ऊपर बोगस केसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? जो आपके कोई मामला जिस तरफ जा रहे हैं, ये कोई सेटलमेंट या कोई चीजें बेहतरी, मुल्की इस्तेहकाम, पॉलिटिकल इस्तेहकाम तो इसमें नहीं आ रहा कोई बज़ाहिर नजर। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिर्फ ड्यूटी है पॉलिटिकल इस्तेकाम लेके आना? पॉलिटिकल इस्तेकाम लेके आना गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। अपोजिशन हमेशा अपोजिशन करती है और वो चाहती है कि हम उसमें से कुछ चीजें निकालें जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, दैट इज द टोटल जॉब ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। हाँ, उसमें जरूर हाथ मिलाना चाहिए पाकिस्तान अपोजिशन को भी, लेकिन अगर हम पे ही छोड़ें, हमें मारें भी सही, हमें सजा भी करें, हमें भगाएं भी सही, और फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हम लेके आए, भाई कुछ तो वो भी काम करें ना। मैंने बिल्कुल ये नहीं अर्ज किया कि आप लेके आएंगे, लेकिन मैं तो ओवरऑल सिचुएशन पे सवाल आपसे पूछा कि मैं अगले दिन यसद कैसर साहब का एक प्रेसर था या खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, उस दिन भी उन्होंने कहा जी कि इनके पल्ले ही कख नहीं, हम इनसे क्या बात करें इस्तेहकाम के लिए, ये हमें क्या दे सकते हैं कि हम इनसे बात करें। उससे पहले आपके जो पेशावर जलसा था संडे वाला, उसके अंदर भी यही तकारीर हुई कि हुकूमत या हुकूमती वज़रा के तो पल्ले ही कख नहीं है। इकबाल अफरीदी साहब ने मेरे ही शो के अंदर कहा कि जनाब स्पीकर ने हमें कहा कि हम आपकी मुलाकात तक नहीं करवा सकते इमरान खान साहब से, हमारी मजबूरियां हैं। तो हम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वे आउट क्या है, यहाँ से आगे चीजें कैसे चलेंगी, दैट इज द क्वेश्चन। साहब ये हकीकतें हैं, ये बड़ी तल्ख हकीकतें हैं जो असद कैसर साहब, इकबाल अफरीदी साहब ने कही हैं। ये बड़ी तल्ख हकीकतें हैं। अगर पीएम कहे कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं कैदी की मुलाकात करवा सकूं, क्या मुज़ाकरात हम उससे करें, क्या मुज़ाकरात का फ्रूटफुल हो, कोई रिजल्ट निकलेगा, ये तो मुझे बता दें। आप इतने बेबस हैं अगर कि आप एक कैदी की मुलाकात नहीं करवा सकते एक सीएम से, और फिर जब मुलाकात पे पाबंदी लगानी हो तो आपके वज़रा आ जाते हैं और आके मीडिया में बैठ कहते हैं हम मुलाकात नहीं करने देंगे। ओ मेरे भाई, अगर आप आज कह रहे हैं कि हम मुलाकात नहीं करने देंगे, तो उस दिन ये भी कहते कि हम करवा देते हैं, या डायरेक्ट जवाब देते कि जी हमने नहीं करवानी। उधर आप कहते हैं हमारे बस में नहीं है। जब यहाँ पे आपको भेजा जाता है कि ये जाके कहें, तो आप नारे मार रहे होते हैं मीडिया में बैठ के कि हम ये कर देंगे या मुलाकात नहीं करवाने देंगे। तो इस तरह तो ना करें। हम फिर उनसे जाके बैठ के क्या बात करें? खैर साहब आप ही बताएं ना। फिर वो कहेंगे जी आप 2 महीने मुज़ाकरात होंगे, इन द एंड वो कहेंगे हम नहीं कर सकते, हम नहीं, हमारे पास में कुछ नहीं। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर देखें तो मामलात को अगर आगे लेकर चलना है तो ये आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी है ना किसी एक सियासी जमात की, ना सिर्फ हुकूमत की, ना अपोजिशन की। आई थिंक ये हर प्रोफेशन, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी बनती है अगर हमने चीजों को आगे लेकर चलना है। तो पहल तो करन साहब, पहल तो हुकूमत ने करनी होती है ना चीजों को स्टेबल करने में। अच्छा शफकत साहब सही से बताइएगा, जनरल फैज से कभी राब्ता रहा आपका जाती तौर पे? नहीं, मैं पॉलिटिक्स में उस वक्त आया हूँ जब जनरल फैज साहब चले गए थे। अच्छा। मैं 2022 में मैं जनरल पॉलिटिक्स में इंटर हुआ हूँ। हाँ। उससे पहले मैं बार पॉलिटिक्स करता था। आई एम एडवोकेट बाय प्रोफेशन जी। तो मुझे उस पिछले सिनेरियो का सुनी सुनाई को बातें होंगी मेरे पास। मैं ना जनरल फैज को देखा है और ना उनसे मिला हूँ। तो 2022 में जब आप पॉलिटिक्स में आए उससे बाद कोई राब्ता रहा आपका किसी और शख्सियत से जो मौजूदा हो? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी किसी गैर सियासी शख्सियत से मेरी जिंदगी में कोई राब्ता नहीं रहा। मेरा राब्ता रहा है तो सियासी लोगों से रहा है। मैं आज रिसर्च कर रहा था तो मरवत साहब वो ट्वीटे श्वीटे अभी भी लगे हुए हैं। व्हाट हैपेंड, वो कल शो का क्लिप तो हम सबने देखा, लेकिन वो आप भी एमएनए हैं, वो भी एमएनए। आई थॉट के मामला वहां का वहां खत्म हो जाएगा। तो मरवत साहब ने भी ट्वीट की हुई है कि इंतजार करते रहे आपका, आप भी कह रहे हैं दोबारा टाइम बता दें। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? नहीं देखिए, मैं तो बिल्कुल ऐसी किसी गुंडागर्दी को नहीं सपोर्ट करता। और वहां के देखें हमारे आर्गुमेंट हुए हैं और मैंने अपने आर्गुमेंट किए हैं, उन्होंने अपने आर्गुमेंट किए हैं। वो मेंबर नेशनल असेंबली है इसलिए मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। मैं उनको नहीं मानूंगा क्योंकि मेरे लीडर ने उनको निकाला है। तो बात तो वही है। बाकी जो भी उनकी बातें हैं मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री किया है प्रोग्राम में और आज भी करता हूँ। और उसके अलावा फिर ये लड़ाई झगड़े वाली बातें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुनासिब लगती हैं बीइंग मेंबर नेशनल असेंबली। नहीं, कल वो वाकई में बिल्डिंग के नीचे आपका वेट करते रहे? मुझे ऐसे पता चला है कि वो करते रहे और मुझे भी रोक लिया था आसमा शराजी साहबा ने और उनके स्टाफ ने कि आप नीचे ना जाएं। तो मैं फिर 8-10 तक मुझे उन्होंने नहीं जाने दिया और यही पता चला है उनके ट्वीट से कि वो इंतजार करते रहे। So, मतलब ये दो एमएनएज एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के लिए बिल्डिंग के बाहर वेट करते रहे। इज इट ऑकवर्ड? ये अजीब सा नहीं लगा आपको? मोर देन ऑकवर्ड करन साहब, लेकिन मैं कम से कम ऐसी चीजों को ना सपोर्ट करता हूँ और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है
अब आकर कोई मेरे गले पड़ जाए तो फिर मैंने हाथ तो नहीं जोड़ के खड़े रहना, अदरवाइज मैं तो बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं अच्छा, है। लास्टली मुझे ये बताइएगा, थोड़ा लीगल एस्पेक्ट में आपसे जानना चाह रहा था, सिंस आई नो कि आप बाय प्रोफेशन आप लॉ एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, वकील हैं आप भी। सर, ये जनरल फैज साहब के ट्रायल में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए? जो मुझे पता चला है, ये 15 महीने तक ट्रायल चलता रहा है और जी बड़े अच्छे लॉयर थे उनके पास साहब। हाँ जो रिक्वायरमेंट्स थी जहां तक मुझे पता है, क्योंकि ना तो मेरे पास ट्रायल के डॉक्यूमेंट हैं जी और ना ही सारा प्रोसीजर जो अडॉप्ट हुआ है हाँ वो मेरी नजरों से गुजरा है। हाँ लेकिन ये मुझे पता चला है कि उन्होंने अपने डिफेंस में गवाह भी पेश किए हैं, यप उनके खिलाफ एविडेंस आई है, तो एक लेंथी क्रॉस एग्जामिनेशन भी उस पर हुआ है। तो इस हवाले से तो यही लगता है कि वो सारा प्रोसेस पूरा किया। शफकत भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके बारे। जनाब शफकत अब्बास अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ फिर से, वैसे तो एवरी पॉसिबल डे हमारा जो भी कोई टॉक शो होता है किसी न किसी तरह से इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ अंडर डिस्कशन आ ही जाती है, लेकिन इन डेज टू कम ये डिस्कशन बढ़ती जाएगी। रीज़न के 9th में के केसेस, फैज़ अमीर साहब सहूलतकारी, सेंटर वाउडा साहब का तो यहाँ तक कहना है कि इमरान खान साहब के साथ इन डेज टू कम गवाही भी दे देंगे फैज़ अमीर साहब, तो फिर वो रेलेवेंस ज़्यादा होती जाएगी, डिस्कशंस जो है वो बढ़ती जाएंगी इन डेज टू कम। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस सेगमेंट में ज़रा परखने की और जांचने की कोशिश करते हैं कि जनरल फैज़ साहब की सज़ा, उसके बाद कानूनी पहलू और उसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या हैं। कल से ये चीज़ बहुत काबिल बहस भी है और ज़ेर बहस भी है, तो इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं कि अब ये पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज़, इसके ऊपर कैसे इस सारे फैसले का असर आएगा और टेक्निकलिटीज़ क्या है, क्योंकि कैसे इमरान खान साहब से बार बार कल से PMLN के वुज़रा इस फैसले को जोड़ रहे हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब हाफिज़ एहसान खोखर साहब ने, कानूनी माहिर हैं। आप साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो 40 दिन के अंदर अंदर अपील का टाइम है, 40 डेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू साकिब, बहुत शुक्रिया आपका। वो 40 दिन तब स्टार्ट हो गए जब आर्मी चीफ जो है इसकी सेंटेंस को कंफर्म कर देंगे और इस सेक्शन 124 के नीचे कंफर्मेशन होती है। कंफर्मेशन के बाद जो है फिर आप अपील जो है वो सेक्शन 133B जो है हाँ उसके लिए अंदर जाके कर सकते हैं, और उससे पहले आप फेडरल गवर्नमेंट को मर्सी पिटीशन भी कर सकते हैं जी जो सेक्शन 131 पाकिस्तान आर्मी एक्ट का है। हाँ तो वो जब कंफर्मेशन आ जाती है, कंफर्मेशन के बाद जो है ये मामला जो है वो फिर आगे की तरफ चला जाता है लीगली, या जो भी उसका प्रोसेस है उसमें फॉलो होना होता है। हाँ लेकिन चूंकि उसका जो पहला प्रोसेस है वो बड़ा एक आपके सामने आपने सुन भी लिया है कि किस तरह प्री ट्रायल स्टेज भी आती है, ट्रायल स्टेज भी आती है, ट्रायल के बाद जो है फिर उसका एक जैक ब्रांच आती है। हाँ फिर उसके अंदर जिस तरह बाहर के ममालिक के अंदर आपने देखा होगा कि ज्यूरी जब किसी केस को सुनती है तो उसकी जो लीगल वेटिंग है वो आपका वो सारा जो कोर्ट स्टाफ है वो कर रहा होता है उसके अंदर। तो जी ये चीजें जो है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से स्टार्ट हुई थी 14 नवंबर 2023 को, तकरीबन इसके अंदर 9 माह पहले लगे, 12 माह जो है 15 माह अब लग गए। ये तकरीबन 23-24 माह का जो है एक सारा प्रोसेस जो है वो आपके सामने आया है, और उसके अंदर जितने भी चार्जेस थे वो सारे के सारे जो है वो प्रूव हुए। बट जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, वो है सेक्शन 26B का चार्ज जो है कि जिसके अंदर पोस्ट रिटायरमेंट जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है उसके अंदर भी उन्हें जो है ही हैज बीन फाउंड गिल्टी, और उसके अंदर ये है कि उन्हें सजा जो है सेक्शन 26B के अंदर आई है। अब वो एविडेंस कितनी इस किस्म की है कि जिससे फर्दर कॉर्पोरेशन की तरफ जाना है, जो आपको ISPR की प्रेस्टीज की भी आखिरी 3 लाइंस के अंदर आएगा। क्योंकि अगर आपने उसको फर्दर करना है, चूंकि आपको भी पता है कि क्रिमिनल ट्रायल्स के अंदर जो है कि जो आपका चार्ज होता है पहले आपको सिर्फ उस हद तक जो है आपको प्रोसिक्यूट किया जाता है, और ठीक फिर है अगर उस चार्ज के बाद आगे कुछ चीजें प्रूव हो के लिंक होना शुरू हो जाती हैं, तो जिस तरह उन्होंने भी कहा है कि शायद इसके अंदर जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और अगर अंडर इन्वेस्टिगेशन उस लेवल की चली जाती है तो फिर आप वापस जो है मिलिट्री लॉज के अंदर जाके आप चले जाएंगे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर, समरी ऑफ एविडेंस के अंदर। और ये है कि चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ गई है, तो पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस या रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर जो है उन्हें पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर ट्राई किया जा सकता है। और पर्टिकुलरली अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जी इसके अंदर अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो आपकी 9 मई की तरफ जाती है, और अगर उसके अंदर जाती है तो 9 मई की जो डेस्टिनेशन थी वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, और मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर जो है 2D12 के अंदर हाँ कवर सर, मैं होती उसकी है। तरफ जरा जब वो डिटेल कवर में होती आता हूँ, हैं मैं उसकी तो तरफ जो भी आता है हूँ, मैं उसके उसकी अंदर तरफ जो आता है हूँ, उस पर उनको डिटेल में बात ट्राई करते किया जा हैं। सकता यहाँ पर एक सवाल है कि ये पोस्ट रिटायरमेंट जो भी चार्जेस हैं, कि पोस्ट रिटायरमेंट है जनरल फैज के, लेकिन सर कुछ पॉलिटिकल गुफ्तगू कुछ वफाकी वुज़रा की उनकी रिटायरमेंट से पहले की इन्वॉल्वमेंट की भी है।
साकिब, वो सारी चीजें जो है वो आपको कोई एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो नजर आएगा। मैं आपको लीगली वो चीज बताना चाहता हूँ नहीं सर, कि ख्वाजा जनरल आसिफ साहब फैज जब के बात ऊपर करेंगे तो वो पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि आज वो गवर्नमेंट का वो हिस्सा है। नहीं नहीं, देखे ना देखें ख्वाजा साहब बड़े मोहतरम है, लेकिन जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर्स बात कर रहे होते हैं हम्म। उसके अंदर उनका एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा होता है जिसको वो सामने लेके आते हैं, और कई पर्सनालिटीज को उसके अंदर वो इंगेज कर रहे होते हैं। ये पीटीआई में भी प्रॉब्लम है, ये पीपल्स पार्टी में भी प्रॉब्लम है, ये पीटीआई के उसके पीएमएलएन के अंदर भी प्रॉब्लम है। तो ये एक ऐसी चीज है नहीं है कि जिसे आप ये कहें कि इनकी स्टेट में, हाँ, जो आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ वो मैं लीगली वो बात कर रहा हूँ कि जो चार्ज लगा था, जी। एक चार्ज उन पे लगा था कि ड्यूरिंग द सर्विस आपने एक्सीड ऑफ अथॉरिटी या मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या गवर्नमेंट रिसोर्सेज किया और ठीक आपने रॉन्गफुल लॉस किया। ठीक है। दूसरा चार्ज जो लगा वो लगा पोस्ट रिटायरमेंट के ऊपर के, यानी कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की, हम्म। सेक्शन 25A जो आर्मी एक्ट है, और 26B की वायलेशन की कि अगर आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं और अगर आप आर्म पोजीशन पे हैं तो 2 साल का बैन है, हम्म। और अगर आप सेंसिटिव पोजीशन पे हैं जिस तरह आर्मी चीफ है या कोर कमांडर या डीजीआई एमआई जो है, तो आपके ऊपर 5 साल का जो है वो कदगन लगाया गया है, और अगर आप उसके अंदर करते हैं तो 3 से 5 साल की सजा जो मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ जो है कि अगर उसकी फर्दरेंस के अंदर कुछ चीजें चली जाती हैं, यानी कि पाकिस्तान पीनल कोड भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट का है, तो अगर उसकी तरफ चली जाती हैं तो फिर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर और पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो है जो भी सजा किसी चीज की ऑफेंस की बनती है अल्टीमेट के अंदर जो है, वो फिर सजा जो है वो सारों को उसकी तरफ जाना अब साहब यहाँ पड़ेगा। पर एक सेनेटर तो साहब अभी ये जो भी है जिक्र बार बार 22 कर रहे हैं कि 2014 के धरने के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट थी फैज साहब की, तो उसके ऊपर भी फिर सजा होगी? नहीं नहीं, इस वक्त जो आपके सामने साकिब जो मैटर आया वो ये है कि 27 नवंबर 2022 को जनरल फैज जो थे रिटायर्ड जो थे वो रिटायर्ड हुए, जी। और उसके बाद जो ये 26B लगा है, या अभी भी जो एक चार्ज जो प्रूव किया गया इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अंदर जो है, हम्म। वो एक्टिविटी जो है जो 27 नवंबर 2022 के बाद की है, हम्म। और वो उस वक्त तक ही हैं जितनी देर तक उन्हें मिलिट्री कस्टडी के अंदर 12 अगस्त 2025 को नहीं लिया गया। तो ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर जितनी चीजें आई थी वो सारी की सारी जो है वो फर्दर इसके अंदर आएंगी। हम्म। हाँ, उससे पहले जो भी चीजें जो आपके एलिगेशन है, धरना है या उसके बाद और चीजें हैं, वो मेरा ख्याल है कि इस पॉलिटिकल आपकी स्टेटमेंट का तो हिस्सा है, लेकिन लीगली जो है ना उन पे चार्ज था, और ना ही आइंदा मुझे लग रहा है कि 22 नवंबर 2022 से पीछे जाके जो है कोई नया इन्वेस्टिगेशन या फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है या इन हाँ सारी साहब, चीजों यहाँ को पर इंगेज आई किया जाएगा। एम लिटिल कंफ्यूज्ड है सर। वफाकी वुज़रा हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो टेलीविजन पे आके पूरी कौम के सामने बार बार उनके माजी की चीजें निकाल निकाल के इल्जामात लगाते हैं, उन्होंने ये भी किया, उन्होंने ये भी किया, उन्होंने ये भी किया, एंड यू जस्ट सेड कि आपके नजदीक माजी की किसी चीज का कोई चार्ज जनरल फैज पे नहीं लगा, अकॉर्डिंग टू यू। जी, मैं आपसे यही कह रहा हूं ना जी कि जो आपके सामने प्रेस रिलीज भी आई है उसके अंदर लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है कि ड्यूरिंग द सर्विस उन्होंने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी किया टू द एक्सटेंट ऑफ टॉप सिटी की, और हाँ। रॉन्गफुल लॉस टॉप सिटी की। उसके हाँ। बाद गवर्नमेंट रिसोर्सेज हो सकता है कि उन्होंने अपने जो है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो किया हो, लेकिन जो आपकी दूसरी चीज आई है जो पोस्ट रिटायरमेंट की आई है वो आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो इवन ड्यूरिंग सर्विस भी लगता है। ठीक उसमें है। कोई दो राय नहीं है कि आप सर्विस के अंदर भी अगर आप वायलेट करते हैं सेक्शन 3 या 5 की आपको मिलती है, लेकिन जो दूसरा पॉलिटिकल एक्टिविटी आया जो सेक्शन 26B है साकिब, वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट रिटायरमेंट के इश्यूज को एड्रेस करता है, उसके अंदर प्री रिटायरमेंट का इशू नहीं है। तो अगर 26B के उनके ऊपर चार्ज लग के उसके अंदर आगे जाके उन्हें सजा हुई है उस चीज के अंदर जो 3 से 5 साल तक और मैक्सिमम जो 14 साल उन्हें रिगरस पनिशमेंट गई है, तो अभी भी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन आई थी जिसके अंदर एक ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, वो एक्टिविटी है जो 22 नवंबर 2022 के बाद की है। उससे पहले ना उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी ना इन्वेस्टिगेशन चलाई जाएगी, क्योंकि जो आपकी पहली चीज जो प्रूव की गई है वो 27 नवंबर 2022 के बाद की है। मतलब उसी की रिटायरमेंट के कंटिन्यूटी के बाद अंदर के जाएगा, और मामला उसके ही सारे बाद देखे जाएंगे, रिटायर प्योरली रिटायरमेंट के बाद के बिल्कुल मामला बिल्कुल हैं सारे के सारे। बिल्कुल, अच्छा। क्योंकि आपका जो पहला कोर्ट मार्शल हुआ है हाँ। वो रिटायरमेंट के बाद वालों पे हुआ है, और उसी रिटायरमेंट के बाद वालों की कंटिन्यूटी के अंदर जो है फर्दर चला तो ये जाएगा। फिर नून लीग सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की हद तक है, इनके बयानात सारे फेडरल मिनिस्टर्स के ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की हद तक है? बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। इस केस के जो मेरिट्स हैं ये लॉ के मुताबिक जो है उनके बयानात जो है उससे मुताबिकत नहीं रखते। वो पॉलिटिकल पार्टी या उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हाँ। वो उनका राइट है कि वो किसी भी चीज को एक्सप्लॉइट करके दूसरी पार्टी के ऊपर करें। दूसरी का ये
कि वो भी उसी तरह उनके पीछे लगा रहे हैं कि जी फलां ने ये कहा था, फलां ने ये कहा था। तो ये आपस में इनकी आपको ठीक है। एक पॉलिटिकल जो है ना, जिस तरह कहते हैं काउंटर एलिगेशन या काउंटर स्टेटमेंट नजर आएंगी। बट केस के एक्सटेंट तक ये है कि जो भी चीजें हुई है या जो चली है पॉलिटिकल एक्टिविटी के फैसिलिटेशन कॉन्टेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है वो 27 नवंबर 2022 से बाद की है और टिल दी अरेस्ट जो है 12 अगस्त 2025 तक है। इसी पीरियड के अंदर जो भी आगे फर्दरेस्ट होगी उसके अंदर जो भी सिविलियंस आएंगे या मिलिट्री के लोग आएंगे या अंदर शायद वो भी है, वो सारे के सारे जो है उनको फिर आप साहब ये पाकिस्तान सजा मिलिट्री एक्ट गुजारेंगे कहाँ पे? अपनी सजा का जो वक्त है जनरल फैज, ये कहाँ पे गुजारेंगे? देखिए होता यह है कि साकिब है कि मैं अपील के कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूं कि जी। अगर उनका कोर्ट मार्शल जो है वो हुआ है रावलपिंडी के अंदर आया है, हाँ। तो उनकी जो फर्स्ट जुरिस्डिक्शन आएगी वो आएगी आपकी इस लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच आएगा जी। ठीक है। यानी कि अगर उस अपील का वो प्रोसेस गुजारते हैं और उसके बाद जो है वो रावलपिंडी बेंच के अंदर आएगा, चूंकि उसी टेरिटोरियल के अंदर आपका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ है। अब दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि जो उनकी मिलिट्री कस्टडी से आपने उन्हें दूसरी कस्टडी के अंदर देना है, हाँ। उसके अंदर ये है कि ये जरूरी नहीं है कि उन्हें आप अडयाला जेल के अंदर रखें। आपका जो मिलिट्री लॉज के बाद कस्टडी के बाद जो है पंजाब गवर्नमेंट या केपी के गवर्नमेंट या बलूचिस्तान या यहाँ पे भी इन्होंने कुछ जेल्स को नोटिफाई किया होता है कि जो मिलिट्री ट्रायल्स या कोर्ट मार्शल से रिलेटेड लोग हैं उन्हें आपने फलां जगह या फलां 1 या 2 या 3 जेलों में है उन्हें आइडेंटिफाई किया। और अभी भी आप देखें कुछ लोग आपको डयाला में भी नजर आएंगे, कुछ लोग आपको जो है वो नजर आएंगे कोर्ट लखपत के अंदर भी नजर आएंगे। और अगर फर्ज किया तीसरी जेल ये भी हो सकती है कि आप उसको नोटिफाई कर सकते हैं, जिस तरह आपकी साहिवाल की जेल है वो एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन है, आप उसके अंदर भी कर सकते हैं या कोई भी जेल को आप कर सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि जिस जगह उनका ट्रायल हुआ है या कोर्ट मार्शल हुआ है उसी की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है आप उन्हें उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैंड ओवर करें। यदि आप इसको इसी जगह रखें, आप उस जगह नहीं रख सकते। इसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी कॉन्फ्रेंस का होना या उसको देखते हैं कि किस तरह ऐसी चीज है कि हमें कहाँ सूट करता है या मुनासिब करता है, या वो कुछ चीजें मैंने आपको कहा है कि कुछ जेल्स जो है उसको आपने नोटिफाई किया होता है कि जो भी कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट से लोग होंगे उन्हें हम एक दो, चूंकि ये एक हाई सेंसिटिव एरियाज होते हैं, तो आप उनको फिर उन हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी जो है जेल जो है उसके अंदर आपके लेके जाते हैं। और डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि जो ही कंफर्मेशन ये सारा कुछ होगा वो प्रोसेस जो है वो पब्लिक हो जाएगा, इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आपको पता चल अब सब। यहाँ पर अब एक सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे वफाकी वज़रा 9 मई को जनरल फैज और 9 मई को फिर इमरान खान से डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं कि 9 में इमरान खान साहब मिलिट्री कोर्ट चीजें उस तरफ जा रही हैं? साकिब एक तो चीज ये है कि ये तो एक प्रूवन एक चीज है कि 9 मई का इंसिडेंट हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है। ये भी एक प्रूवन एक चीज ये है कि पाकिस्तान की एक जगह पे ये इंसिडेंट नहीं हुआ, पाकिस्तान की बहुत सारी जगहों पे जाके ये इंसिडेंट हुआ है। तीसरा ये भी प्रूवन एक चीज ये है कि इन सारी जो जगह थी उसमें मोस्टली जो थी वो आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, जिसमें आपका GHQ है या उसके बाद आपका इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं या कोर कमांडर है या आपकी बहुत सारी जो ऐसी चीजें थी, मियां वाली का एयर बेस है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो भी वो चीजें थी उसके बाद जाके वहां पे डिस्ट्रक्शन भी हुई है और आपके जो शोहदा के मॉन्यूमेंट से उसको भी आपने जो है वो डिसरिस्पेक्ट के अंदर गए। अब और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। मैं एज ए क्रिमिनल लॉयर के तौर पे आपको बताता हूं कि कोई भी इंसिडेंट जब आप उसको एनालिसिस करते हैं या अपनी लीगल स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आपका ये भी एक डिफेंस होता है कि स्पर ऑफ मूवमेंट जो है आपने काम किया, तो ये स्पर ऑफ मूवमेंट भी नहीं है, स्पॉन्टेनियस भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज आई है उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन भी है, उसके अंदर एक प्लानिंग भी है, उसके अंदर आपकी डेस्टिनेशन भी आपके सामने वाजे थी और उसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्टिव भी नजर आता है कि आप उससे अचीव क्या करना चाह रहे थे बड़े कैनवस के ऊपर। थैंक यू नाज़रीन। हाफिज एहसान खोखर साहब इस केस को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश की और फिर इसके इम्प्लिकेशंस क्या हैं, व्हाट इज कमिंग पाकिस्तान वे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या क्या होने जा रहा है इस केस को लेकर, आगे कौन कौन से डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, वो कुछ जोड़ने की कोशिश की। एक टेक्निकल सी चीज़ है जो कल से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोस्ट रिटायरमेंट सारे केसेस हैं और जो प्री रिटायरमेंट बहुत सारे एलिगेशंस PMLN पे ऊपर लगाती है और या कह लीजिए कि बहुत सारे एतराफ़ करती है उनसे कनेक्शंस के रवाबित के, वो कहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या एट सम पॉइंट उनके ऊपर भी केसेस बन सकते हैं, ये भी एक टेक्निकल सा सवाल है। आई थिंक इसके ऊपर भी बात तो की जानी चाहिए। भारत अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।